Strategy Files, uncovering the truth in this dark world, a very, very dark world. तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसके पीछे सिर्फ उसके अपने अंदरूनी कारण हैं या कुछ और भी हैं। आज हम एक ऐसे ही विश्लेषण को समझने की कोशिश करेंगे जो एक बहुत बड़ा दावा करता है कि इस संकट के पीछे भारत की एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। तो चलिए इस दावे की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि ये विश्लेषण आखिर पाकिस्तान के इस आर्थिक पतन को किस नजरिए से पेश करता है। अब इस दावे को परखने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत असल में है कितनी खराब। चलिए पहले कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इस विश्लेषण में दिए गए हैं। देखिए, इस पूरे संकट की जो जड़ है वो है एक बहुत बड़ा कर्ज, लगभग $350 अरब का। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस आर्थिक तूफान की नींव है जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। और इस कर्ज का असर वो दिखता है यहाँ 38% की महंगाई दर। सोचिए, इसका मतलब यह है कि आम लोगों के लिए रोटी से लेकर पेट्रोल तक सब कुछ खरीदना कितना मुश्किल हो गया होगा। ये रोजमर्रा की जिंदगी का संकट है। और ये विश्लेषण एक और बड़ी बात की तरफ इशारा करता है। देश की प्राथमिकताएं क्या थीं? जरा देखिए, रक्षा पर खर्च आसमान छू रहा है, जबकि सेहत और पढ़ाई जैसे जरूरी मुद्दों पर खर्च काफी कम है। ये एक बहुत बड़े असंतुलन को दिखाता है ना? तो आर्थिक हालत तो हमने देख ली। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे बड़े दावे पर। वो दावा कि ये सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति काम कर रही थी। इस विश्लेषण के मुताबिक भारत की ये रणनीति 4 हिस्सों में बटी हुई थी। आप कह सकते हैं कि ये 4 चालें थीं जिनसे कथित तौर पर पाकिस्तान की आर्थिक घेराबंदी की गई। तो पहली चाल क्या थी? राजनयिक अलगाव, यानी दुनिया में पाकिस्तान को अकेला करना। स्रोत के मुताबिक 2016 में सार्क समिट का रद्द होना इसका एक बड़ा उदाहरण है। दावा यह है कि इस एक कदम से न सिर्फ पाकिस्तान दुनिया में अकेला पड़ गया, बल्कि बाहर के निवेशकों का भरोसा भी टूट गया। राजनयिक घेराबंदी के बाद बारी आई सीधी आर्थिक चोट की। पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी MFN का दर्जा वापस ले लिया गया और पुलवामा हमले के बाद तो पाकिस्तानी सामानों पर 200% का भारी भरकम कस्टम ड्यूटी लगा दिया गया। नतीजा, भारत में पाकिस्तान का एक्सपोर्ट लगभग खत्म हो गया। तीसरा कदम था संसाधनों का इस्तेमाल। यहां बात हो रही है सिंधु जल संधि की। इस विश्लेषण का दावा है कि सिर्फ इस संधि की समीक्षा की बात छेड़ने से ही पाकिस्तान के कृषि सेक्टर में, जहां पानी किसी लाइफलाइन से कम नहीं है, एक घबराहट का माहौल बन गया। और फिर आई चौथी और आखिरी चाल, फाइनेंशियल स्ट्रैंगुलेशन, या कह लें कि पैसों की सप्लाई पर रोक। आरोप यह है कि भारत की लॉबिंग की वजह से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में बना रहा और इसका सीधा असर यह हुआ कि उसे अंतर्राष्ट्रीय कर्ज और विदेशी निवेश मिलना लगभग नामुमकिन हो गया। अब इस पूरी कहानी में एक और बहुत बड़ा किरदार है और वो है चीन। तो अब देखते हैं कि इस विश्लेषण में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC को किस तरह से देखा गया है। देखिए, CPEC को पाकिस्तान के लिए एक आर्थिक जीवन रेखा की तरह पेश किया गया था, लेकिन ये विश्लेषण एक अलग ही तस्वीर दिखाता है। इसके मुताबिक ये एक जीवन रेखा नहीं, बल्कि एक ऊंचे ब्याज वाला कर्ज का जाल साबित हुआ, जिसने पाकिस्तान की मुश्किलों को कम करने के बजाय और बढ़ा दिया। तो बात का सार ये है कि जहां एक तरफ पाकिस्तान भारत के खिलाफ चीन में एक मजबूत साथी ढूंढ रहा था, वहीं वो अनजाने में एक दूसरे, शायद ज्यादा बड़े आर्थिक जाल में फंसता चला गया। तो इन सब का नतीजा क्या हुआ? इसका असर क्या पड़ा? चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, जो इन सब के रणनीतिक नतीजों पर गौर करता है। ये विश्लेषण इन सभी कदमों को खुले युद्ध की तरह नहीं देखता, बल्कि जैसा कि इसमें कहा गया है, ये एक रणनीतिक शतरंज का खेल था। मतलब हर चाल बहुत सोची समझी थी। और इस शतरंज के खेल का नतीजा, विश्लेषण का निष्कर्ष है कि भले ही एक अस्थिर पड़ोसी होने के अपने खतरे हैं, लेकिन इन सब के चलते भारत आज दशकों में अपनी सबसे मजबूत रणनीतिक स्थिति में है, यानी इस क्षेत्र का पावर बैलेंस बदल चुका है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक ऐसा सवाल जो इस विश्लेषण से भी आगे जाता है कि एक बेहद अस्थिर पड़ोसी देश होने के फायदे और नुकसान आखिर क्या हैं।